नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे मेरे द्वारा एक सेशन स्टार्ट किया जाता है और ये सेशन जो होता है वो आपकी साइंस के पीवाईक्यूज की क्लासेस का होता है। जो ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी क्लासेस का होता है और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से हम जान सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपको मालूम होगा कि हम लोग यहाँ पर रोजाना शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। हर डेट पर 3 शिफ्ट हुए थे, जिसमें से हम रोज 3 शिफ्ट को करते हैं, यानी एक शिफ्ट आज होगी, एक शिफ्ट अगले दिन होगी। इस तरह से हम शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं। आज जो चलने वाली है वो 8 सितंबर की शिफ्ट चलने वाली है, यानी 8 सितंबर 2022 की कल भी चली थी, वो शिफ्ट फर्स्ट थी। आज हम शिफ्ट सेकंड को करने वाले हैं। तो जितने भी साथी हैं 8 सितंबर 2022 की शिफ्ट 2 को मेरे साथ में करना चाहते हैं तो जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए। और जो साथी मेरे साथ में जुड़ते जा रहे हैं अपने साथियों को इनवाइट जरूर करिएगा, उनको शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहला काम यही होना है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आप अगर जब भी मेरे साथ में क्लास लें तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। जब भी आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो वहां पर आप उन चीजों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में आप उनका आंसर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप केवल सुनते हैं, तो चीजें आपके दिमाग से निकल सकती हैं। तो इसलिए हमेशा कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जो था यादविंद स्मार्ट क्लासेस, जो किसी वजह से नहीं चल पाया। अब मैं आपको बता दूं कि वो एप्लीकेशन की जगह पर अब हमने नया एप्लीकेशन बनवाया है, जो एप्लीकेशन है बाईएससी ऐप के नाम से। तो आप बाईएससी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर, यानी जो यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर साइंस स्पेशल बैच चल रहा था, वो स्पेशल बैच अब आपको बाईएससी ऐप पर मिल जाएगा। बाईएससी ऐप पर आप पहुंचेंगे तो आपको वहां पर साइंस स्पेशल बैच मिल जाएगा। और ये स्पेशल बैच इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसका प्राइस स्पेशल है और ये प्राइस आपका कितना है 99 ओनली, यानी 99 रुपए। और इस 99 रुपए में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके रेलवे और एसएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी साइंस पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपको डेमो वीडियो देखने तो डेमो वीडियो के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जाना है केवल यादविंद स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारे डेमो वीडियोस भी दिख जाएंगे और इसके बाद में आप हमारे बैच को खरीद सकते हैं। इस बैच के बाद में आपको मैं बता दूं, अब आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और जितने साथियों को शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। इसके बाद में हम लाग यहां पर इसके बाद में हम यहां पर क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 को आपको सबसे पहले समझना है क्या कहता है, इसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या कहता भाई, निम्न में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इन चारों में से हमें क्या बताना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करनी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। याद रखना, उदासीनीकरण का मतलब है कि वो किसी भी चीज को उदासीन कर रही है। उदासीन करेगी कैसे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, एक आता है आपके पास में एसिड, और एसिड होगा तो आपकी इसकी अभिक्रिया करानी पड़ेगी बेस से, और अगर बेस है तो एसिड से अभिक्रिया करानी पड़ेगी। जैसे ही आप एसिड और बेस की अभिक्रिया करा देंगे तो कराने पर जो सॉल्ट मिलेगा, यानी एक सॉल्ट मिलेगा, यानी लवण मिलने वाला है और वाटर मिलेगा। अब यहां पे होगा क्या, यहां पे ये सॉल्ट जो होगा ये कैसा होगा, ये न्यूट्रल होगा, यानी ये कैसा होगा, ये उदासीन होगा। और अगर ये उदासीन है तो यहां पे कह सकते हैं कि यहां पर ये जो रिएक्शन बनी इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको बस क्या देखना है, अब आपको बस यहां पे ये देखना है कि कौन सा एसिड है और कौन बेस है, क्या वो सॉल्ट बनाता है और पानी बनाता है। अब आप देखो यहां पे क्या कहा है, जब आप यहां पे इन तीनों रिएक्शन को देखेंगे किसी में भी वाटर नहीं बन रहा, तो आप यहां पर ही सीधे सीधे आपको मिल गया आंसर, क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे। NaOH क्या होता है भाई, ये क्षार होता है। ठीक है, ये क्या है, ये क्षार है। HCl क्या होता है, ये तो अम्ल है, ये तो बेस है, अम्ल है यानी एसिड है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे। ये जो मिला है हमें ना, ये हमें क्या मिला, ये एक लवण मिला, और ये लवण क्या है, ये उदासीन है। इसी वजह से इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हमसे बोला गया है कि डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर
आधारित है। आप जनरेटर को सभी जानते होंगे, शादी में अगर जाते हैं, वैसे तो पहले सबके लग घर में मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या ज़्यादातर हम शादियों में देखते हैं या फिर कोई प्रोग्राम होता है उस टाइम पे हम जनरेटर को यूज करते हुए देखते हैं। अब जनरेटर होता क्या है यहाँ पे, ये करेगा क्या, ये यांत्रिक ऊर्जा को, अब यांत्रिक ऊर्जा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, हम यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का यूज कर रहे होंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम किसी भी चीज को क्या कर रहे होंगे, घुमा रहे होंगे, और अगर घुमा रहे हैं और यहाँ पर घूमने की बात आ रही है तो उसकी वजह से ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। अब ये सारी जो चीजें होती हैं तो इसका मतलब है कि चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा। घूमेगा कब, जब उसके पास में चुंबक होगी, तो उसको चुंबकीय क्षेत्र प्रोवाइड करना होगा, तो चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे। अब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमा दिया तो चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, जिसके कारण ये कौन सी वजह से काम करेगा, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करेगा, क्योंकि ये प्रेरित हो रहा है। और ऐसा बल जो किसकी वजह से, विद्युत वाहक बल की वजह से और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से प्रेरित हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। अब आप देखो कहां दिया गया है, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जनरेटर आपने देखे होंगे, जनरेटर को आप घुमाते हैं ना, तो घुमाने का मतलब क्या है, हमने उस चालक को, हमने उस कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया है, और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उस चालक में क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। और इसी के साथ में त्रिषा शर्मा आ चुके हैं, गुड इवनिंग। शुभम राजपूत, राम राम भाई, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्या भाई शुभम राजपूत, यहाँ पे सब चल रहा है। यहाँ भाई ग्रुप डी का जो पीवाईक्यूज होते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही होते हैं, तीनों ही आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड यहाँ पे क्या कहता है, इस क्वेश्चन में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं, एक समान है। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में समानांतर क्रम में संयोजित हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बात समझाऊं तो मान लीजिए ये प्रतिरोध होंगे, ठीक है। अब ये प्रतिरोध जो है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो ये बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की। ये प्रतिरोध कितना होगा, ये आर होना चाहिए, ये भी आर है, दोनों एक समान है। बात कर रहा है परिपथ में क्षय हुई कुल शक्ति दे रखी है। अब आपको क्या क्या दे रखा है, वोल्ट दे रखा है कितना, 6 वोल्ट का। यहां पे और क्या दे रखा है भाई, यहां पे पावर दे रखी है, कितनी है, 12 वाट की दे रखी है। अब आपको यहां पे पता क्या करना है, आपको यहां पे 2 चीज मालूम करनी है। सबसे पहले रेजिस्टेंस का पता करना है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस पता नहीं है। हमें जब रेजिस्टेंस नहीं पता है तो हम यहां पे धारा तो निकाल सकते हैं, P बराबर BI होता है, लेकिन यहां पे बोल रहा है रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए समानांतर क्रम की बात करते हैं। अब समानांतर क्रम में अगर इनको मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या बनेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों प्रतिरोध जो होंगे वो R/2 होंगे। ठीक है, अगर समतुल्य प्रतिरोध R है तो ये प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, R/2 हो जाएंगे। अब आपको समानांतर क्रम में इनको जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका R निकल के आएगा। ठीक है, हमें यहां पे पता चल गया प्रतिरोध R है। अब यहां पे पावर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो होता है क्या, B²/R। ये बात याद रखना, हमने यहां पे R का यूज करना है, R के अकॉर्डिंग चलना है, तो यहां पे क्या होगा, B²/R का यूज करना है। P की वैल्यू दी है, बिल्कुल दी है, कितनी दी है, 12 वाट दे रखी है, लगा दो। P की वैल्यू लगा दी 12, B की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, हाँ जी दी है, कितनी दी है, 6 दी है, और ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का यहाँ पे हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे R की वैल्यू जी है, या फिर मैं आपको पहले से ही समझा दूं, नहीं तो कहेंगे डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये कर दिया मैंने 6 का स्क्वायर। R की वैल्यू जो हमने यहां पे दिखाई कि समतुल्य प्रतिरोध था और उसको मैंने समांतर क्रम में जोड़ा, तो R तब आएगा जब मैं R/2 लेकर चलूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, हमें यहां से R की वैल्यू निकालनी है। अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका R/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और 12 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब 12 से इसको काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 तिया होते हैं 36, और 3 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है क्या, 6 ओम। हमने यहां पे रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब जब रेजिस्टेंस निकाल लिया है, क्या यहां से मैं
निकाल सकता हूं करंट को, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है करंट का। क्या होता है यहां पर फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा P बराबर बी आई होता है, लेकिन करंट का जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाएगा यहां पे I बराबर बी अपॉन आर, क्योंकि हमें रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू कितनी है, 6 है, निकाल ली हमने, कितना आया, 1 एम्पियर आया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ किसका ऑप्शन नंबर डी आया है। अगर किसी का ऑप्शन नंबर डी आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका डी नहीं आया है, मुझे लगता है ज्यादातर के जो क्वेश्चंस के आंसर आने वाले हैं वो 2 एम्पियर आने हैं, क्योंकि यहां पे उन्होंने क्या किया होगा, या किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा और वो यहां पे फॉर्मूला लगा दिया होगा P बराबर बी आई, क्योंकि यहां पे P दे रखा है कितना 12, B कितना दे रखा है 6, I निकालना है, 6 से इसको काट देंगे, I बराबर 2 एम्पियर आ जाएगा। ये डायरेक्ट आप निकाल रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पे रजिस्टेंस को ध्यान में नहीं दे रहे हो, हमें रेजिस्टेंस को लेके चलना है, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से होने वाला है। आया सर? सर आपको कैसे पता? हाँ जी हमें पता है ना, हमें भी पता है कि तुम क्या करने वाले हो। यहां पर ये है कि जो चीज दी है उसी को ध्यान में देना है। रेजिस्टेंस ने खेल कर दिया इस जगह पर, यहां पे रेजिस्टेंस जैसे ही जुड़ गया ना तो वही यहां पे क्या कर के आया, इस क्वेश्चन को घुमा डाला और यहां से इस वैल्यू को हमने P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर के अकॉर्डिंग निकालना स्टार्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है अगला, क्वेश्चन नंबर आता है 4। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है। आप सभी जानते हैं, देखो चाहे हम लोग अपनी बात करें, चाहे हम पुष्प की बात करें, चाहे एनिमल की बात करें, यहां पर पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं, और अगर दोनों हैं तो उनके पास में अंग भी होंगे। तो ये बात कर रहा है पुष्प। पुष्प जो होता है, फूल जो होता है, वो फूल के अंदर मादा जनन अंग भी होते हैं और पुरुष जनन अंग भी होते हैं। तो जहां पर हम बात करते हैं नर जनन अंग की, तो नर जनन अंग को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन मादा जनन अंग को हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, पिस्टिल के नाम से जानते हैं। हाँ सही है, टीचर टीचर ही होता है, बिल्कुल सही, टीचर टीचर। टीचर भी तो कभी स्टूडेंट रहा था ना, स्टूडेंट क्या गलती कर सकते हैं वो तभी तो पता चलता है, हम भी तो यही करते थे गलतियां। चलिए बिंदु का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास में फॉर्मूला दे रखा है। वैसे बिंदु जो है हमने पहली बार देखा है, आप शायद पहली बार जुड़े हैं, अगर आपको पहली बार जुड़े हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अभी कहाँ से पढ़ रहे हैं, यानी कहाँ से आप हैं, और ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि लोग हमारे पास में जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं इसकी, तब तक आप बताइए, हम इसकी बात करते हैं। सामान्य सूत्र दे रखा है CnH2n+2, ठीक है। फॉर्मूला क्या दे रखा है, CnH2n+2, ये दे रखा है। अब बोल रहा है कि 5 कार्बन परमाणुओं वाला यौगिक क्या कहलाएगा। अब बताओ 5 कार्बन परमाणु, फॉर्मूला दे रखा है, उसने नहीं बताया कि क्या कहलाएगा। तो आप यहां का देखेंगे, जब कार्बन जो होगा वहां पे वन होगा, अगर कार्बन वन है तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैथ। तो आपने सुना होगा मीथेन, पढ़ा है मीथेन। तो मीथेन में जो क्या है, इसका मतलब क्या है, जो मैथ लगा है ना, वो मैथ बताता है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, 1 है, यानी 1 है। इथेन मैथ के बाद आएगा एथ, यानी हम कहेंगे इथेन, इसका मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 3 हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, प्रोपेन या प्रोप कहेंगे, और 4 हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे, और यहां पे 5 हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे, यानी पेंटेन बनेगा। इसी तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, कार्बन परमाणु की संख्या यहां पे 5 हो जाएगी। अगर 1 है तो कितना होगा, मैथ कहलाएगा, 2 है एथ कहलाएगा, 3 है तो प्रोप कहलाएगा, 4 है ब्यूट कहलाएगा, 5 है पेंट कहलाएगा, 6 है तो हेक्स कहलाएगा। इस तरह से आपकी ये काउंटिंग कहलाती है, केमिस्ट्री में कह सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश, भाई आंध्र प्रदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग आंध्र प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। चाहे भले ही कितने भी स्टूडेंट देखें, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग बाहर तक पहुंचते जा रहे हैं अपने यहाँ से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 की।
फाइव में क्या देखा, हमारे पास में फॉर्मूला था CnH2n+2 जो कि एथेन का जो कि किसका था, जो आपका एल्केन का था। ये आपका एल्केन का फॉर्मूला था जिसमें हमने देखा कि अगर वहां पे एक कार्बन परमाणु तो उसे मेथेन कहेंगे, दो है तो उसे एथेन कहेंगे, अगर पांच है तो उसे पेंटेन कहेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्या कहता है 6। थोड़ा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसके हिसाब से थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। इसको समझेंगे सबसे पहले, दे क्या रहा है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, यानी जितने भी हम यहाँ पे जितने भी आपके पेपर मैंने लगा दिए हैं, PYQs लगाए हैं, उसमें ये सबसे अलग क्वेश्चन है अभी तक का। बाकी है तो सेम ही, लेकिन तरीका उसका लैंग्वेज अलग है। बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी दर्पण है। अब दिमाग लगाना, अपसारी दर्पण जो होगा एक क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा या फिर अवतल दर्पण होगा। तो याद रखना यहां पे अपसारी की बात हो रही है। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग जो होता है वो कौन होता है, वो होता है हमेशा उत्तल लेंस। कौन होगा, सॉरी लेंस नहीं, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण होगा, ये इसकी एक्सिस होती है, कौन सी, मेजर एक्सिस से बोलते हैं। इसका पोल ये होगा, इसका फोकस इसके सामने होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है, यानी इसी के जस्ट सामने। वस्तु कहां रखी जाएगी, वस्तु यहां रखी जाती है। बोल क्या रहा है उस चीज को समझेंगे। हमें बोल रहा है 20 सेंटीमीटर की ना फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी जिसे F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब आप कहोगे सर इसे प्लस लें या माइनस लें, क्योंकि प्लस और माइनस का खेल होता है यहाँ पे, तो प्लस लें या माइनस लें, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि इसे हम प्लस लेंगे। तो दिमाग में आएगा क्यों प्लस लें इसे, क्यों। तो याद रखना जब भी कोई भी दर्पण या लेंस हो, अगर उसके राइट साइड की बात की जाएगी तब वहां पे प्लस होता है, अगर उसके लेफ्ट साइड की बात की जाएगी वहां पे माइनस होता है। ठीक है, अब बताओ फोकस कहां पर है, फोकस तो इसके सामने है, अगर यहां पर है तो ये दर्पण के राइट साइड है, इसलिए ये प्लस में होगी। इतनी बात समझ में आई। अब आपसे क्या कहता है, अपसारी दर्पण वस्तु के आकार के तिहाई आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है। यानी जो वस्तु का आकार है ना, उसका आकार का तिहाई आकार इसने क्या दे रखा है, ये प्रतिबिंब निर्मित कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर वस्तु का आकार 1 है तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, 1/3 होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा, ये मैग्निफिकेशन कहलाएगा। इसका मतलब है इसने मैग्निफिकेशन दे रखा है 1/3। क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखा है 1/3। और मुझसे लास्ट में पूछ रहा है वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है। कैसे बताओगे वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, क्योंकि मुझे अब u की जरूरत है। दिया इसने कुछ भी नहीं है, केवल मैग्निफिकेशन दिया है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका m बराबर माइनस का b/u। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। क्या मैं m की जगह पे माइनस b/u रख दूं, रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का b/u इक्वल टू 1/3। क्या हो जाएगा, माइनस का b/u इक्वल टू 1/3। मुझे यहां पे पता क्या करना है, मुझे वस्तु की दूरी पता करनी है। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां से मैं b यानी b की वैल्यू को पता कर सकता हूं, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, u को इधर ले जाएंगे तो माइनस का u/3। इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं है, बस आपको यहां पे देखना है क्या दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, फोकल लेंथ दे रखी है, मैग्निफिकेशन दे रखा था 1/3। अब मैग्निफिकेशन अगर दे रखा है तो इसका मतलब है कि मैं यहां से b या u के बारे में जान सकता हूं। तो मैंने यहां से b की वैल्यू को निकाल लिया है जो कि u के फॉर्म में है। अब आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज करना है जो क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई कि नहीं आ गई। अब बस वैल्यू को पुट करना है। f की वैल्यू कितनी है, 20 है, सभी जानते हैं। b की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ जी, क्या दे रखी है, हमने निकाली है क्या, माइनस के u/3। तो मैं क्या कर सकता हूं, b की वैल्यू रख देता हूं माइनस के u/3 प्लस 1/u मुझे दिया था, तो ये हो गया मेरे पास में 1/u। ठीक है, अब क्या करूं मैं, तो यहां पे बस सॉल्व करते चले जाओ। ये हो जाएगा 1/20, इस 3 को मैं ऊपर ले जाता हूं तो माइनस का 3/u हो जाएगा, और u ये वाला तो ये u है ही।
अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे u को आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1/20, ये u जो है वो एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 और +1। इस आधार पर आप चेक कर सकते हैं ये कितना आ जाएगा, -3 बड़ा है इसलिए ये -2/u आएगा और u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर आएगी। क्या u 40 सेंटीमीटर में दिया है? तो हाँ बिल्कुल दिया है। कौन सा है ऑप्शन? डी ऑप्शन है। बताइए, इतनी बात समझ में आई? थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन था इसलिए यहां पे मैंने आपको ये सॉल्व करा दिया है। किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। u की वैल्यू यहां पर कैसे निकली है वो मैंने आपको बता दी है। कुछ दिया नहीं था, केवल इसने लेंस हमें दर्पण दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है और जो 1/3 है ना वो मैग्निफिकेशन दे रखा है। इस आधार पर मैंने यहां से b की वैल्यू को निकाला जो कि u के फॉर्म में थी, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत आगे जाके पड़ेगी। मुझे u की वैल्यू को निकालना है इसलिए b की वैल्यू को मैंने यहां पे ही रखा। रखने के बाद में मेरे पास में आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी त्रिशा शर्मा, डी आंसर जब मैंने बता दिया तो आपका आंसर आ गया। वैसे अभी तक किसी के आंसर आए भी नहीं थे क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा था जिसके आंसर अभी तो नहीं आने वाले थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सबसे पहले समझेंगे। देखो, श्वसन की प्रक्रिया होती है सभी जानते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग सांस को इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। ये इनहेल और एक्सेल के बीच में होता क्या है, हमारे द्वारा ली गई जो गैसेस होती हैं वो गैसेस कहाँ जाती हैं, हमारे विंड पाइप में जाती हैं। विंड पाइप से होते हुए ये हमारे फेफड़ों में जाती हैं, लंग्स में जाती हैं और लंग्स में पाई जाती हैं जो हमारी क्या होती हैं, एल्वियोली होती है। एल्वियोली जो अंगूर के आकार की आपको दिखेगी, ये एल्वियोली जो करेगी यहां से ऑक्सीजन को फिल्टर करेगी, क्योंकि गैसेस तो मैंने सारी ले ली और नाक में कोई फिल्टर लगा नहीं है, तो क्या होगा, सारी गैसेस लेने के बाद में यहां पर एल्वियोली का काम होता है कि ऑक्सीजन को फिल्टर कर दे। ऑक्सीजन वहां से फिल्टर होती है और वो ब्लड में जाके मिल जाती है। जब ब्लड में जाके मिल जाएगी तो कहाँ जाएगी, वो धीरे धीरे ऑर्गन के पास जाएगी, ऑर्गन से टिश्यू के पास, टिश्यू के बाद यहाँ पे सेल के पास चली जाएगी, क्योंकि सेल हमारी सबसे छोटी इकाई है। सेल के पास पहुंचेगी तो सेल के पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स हैं तो ऑक्सीजन को लेके क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज मिल रहा है और ग्लूकोज के साथ में मुझे यहाँ पे अभिक्रिया करानी पड़ेगी। कौन करेगा अभिक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये ग्लूकोज जो होता है जैसे हम C6H12O6 के फॉर्मूले से जानते हैं, इसके साथ में हम 6 अणु मिला देंगे ऑक्सीजन के। यहाँ पर 6 अणु यहाँ पे किसके होंगे, ऑक्सीजन के अगर मिला दें तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही चाहिए उसे, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वेस्टेज देता है और यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पानी भी देगा और फिर उसके बाद में हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमें एनर्जी मिलने वाली है एटीपी के फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हमने यूज किए, तो हमने ऑक्सीजन के 6 अणु यूज किए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कितने, 6 अणु। ऑप्शन यहाँ पे बिंदु ने अंदर दिया है ए, लेकिन ए किसका बताया है, 7 का आंसर है सी। हाँ जी बिल्कुल, 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी। कैसे, यहाँ पे जो श्वसन होता है यानी हम जो रेस्पायरेशन करते हैं, उस रेस्पायरेशन में क्या होगा, हमने जो सांस ली है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं सारी गैसेस को हम अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लंग्स के पास में एल्वियोली पाई जाती हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कूपिका। वो कूपिका ही यहाँ पे ऑक्सीजन फिल्टर करेगी। ऑक्सीजन को फिल्टर करने के बाद में उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाएगी और ब्लड सेल के पास जाएगा और सेल के पास में वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा और लेके जाने के बाद में वहां पे छोड़ेगा और कहेगा कि भाई ठीक है तेरा जो काम है वो तू कर ले। क्या करता है फिर वो, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ में मिलेगी और जब ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस आ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं और वायवीय श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। और ये होता कहां पे है, ये होता आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर होता भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, कि उसने पावर ले दी। कैसे, एटीपी में। एनर्जी हमें किस में मिली है, एटीपी के फॉर्म में मिली है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें 6 अणुओं की जरूरत है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
बहुत बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले इसको जानेंगे क्या कहता है और इसके बाद में इसके ऑप्शंस को समझेंगे। कहता है कि हमारे पास में जो पेड़ होते हैं वो वेस्टेज का उत्सर्जन करते हैं। भाई अगर कोई भी वेस्टेज है उसको बाहर करना है अपनी बॉडी से। हम लोगों के पास में ऑर्गन मिल जाते हैं, ऑर्गन यानी अंग। अगर हमने कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद में जितनी उससे चीजें निकाली जा सकती थी शरीर ने वो सारी चीजें निकाल दी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब वो जो वेस्टेज बची है वो वेस्टेज का क्या करेंगे हम, हमारे शरीर की जरूरत नहीं है अब वो, तो हम क्या कर देंगे उसे बाहर कर देंगे। तो बाहर करने के लिए हमारे पास अंग होते हैं। पसीना बाहर करना है तो स्किन से होगा। अगर हमें यहाँ पे यूरिन को बाहर करना है तो हमारे पास में यूरिन के लिए एक अंग है। अगर हमें यहाँ पे खाना खाने के बाद में जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास में मल होता है उसको बाहर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अंग पाए जाते हैं। लेकिन क्या पेड़ों के पास में अंग पाए जाते हैं? नहीं, पेड़ों के पास में कोई भी ऑर्गन नहीं होता। और अगर कोई ऑर्गन नहीं होता तो वो कैसे बाहर करते हैं? तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। हमें उत्सर्जन की प्रक्रिया में सही क्वेश्चन को बताना है, सही आंसर देना है। अब बोला गया है क्या पादप जो होते हैं यानी पौधे जो होते हैं मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करते हैं या उत्सर्जन नहीं करते हैं? तो बात याद रखना कि कल हमने पढ़ा था कि मिट्टी में कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पादप जो होते हैं वो बाहर करते हैं। ये तो कह रहा है नहीं करते हैं, तो क्या ये सही हो जाएगा? नहीं होगा, ए गलत हो गया भाई। यानी पादप जो होते हैं वो मिट्टी में कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देते हैं। ये बात ये कहता है, ये कि ए यहां पे कहता है नहीं करते हैं, तो नहीं की वजह से मैंने ये गलत कर दिया। बी क्या कहता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो आप सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस में हमारे पास में यानी पौधे के पास में ऑक्सीजन वेस्टेज होती है। ये ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, पौधे ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, तभी तो कहा जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर करते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, यही तो बोला जाता है। यहां पे ये बात याद रखना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं करते क्योंकि ये बहुत जरूरी है इसके लिए, ये बाहर करते हैं ऑक्सीजन को, तो इसलिए अपशिष्ट उत्पाद ऑक्सीजन है और यहां पे ये गलत हो जाएगा। राम कृष्ण कुशवाहा भाई गुड इवनिंग, बहुत लेट हो गए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी की। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है। क्या ट्रांसपिरेशन के माध्यम से यहां पे पानी को बाहर किया जाता है? बिल्कुल नहीं, यहां पे तो पत्तियों के माध्यम से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पत्तियां यहां पे, अगर ये पत्ती है, यहां पे स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टोमेटा जो क्या पर एक्सेसिव वाटर जो होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको बाहर लेके आता है, कौन? स्टोमेटा। और सन की रेज जब पड़ती हैं तो वो बाष्प के रूप में ऊपर बह जाता है यानी बाष्पित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? ये बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से होता है, ना कि ट्रांसपिरेशन या स्थानांतरण की क्रिया से। अब बताओ कथन कौन सा सही होगा कि कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं ना रेजिन के रूप में संचित होते हैं? बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा गोंद टाइप की निकलती है पेड़ से, आपने देखा होगा रेजिन राल टाइप की निकलती है। तो ये किस वजह से? क्योंकि ये वेस्टेज होती है पेड़ के अंदर, इसी वजह से उसका उत्सर्जन होता रहता है। तो यहां पर आपका कौन सा गलत हो, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल सही दिया है। बाकी तीन सही होते अगर ये उत्सर्जन करता, यहां नहीं होता। बी कहता कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे ऑक्सीजन होता और सी कहता है कि स्थानांतरण की जगह पे अगर ये बाष्पोत्सर्जन होता तो आपका आंसर क्या होता? सही होते सारे। ठीक है, क्यों गलत है बता दिए मैंने, डी ऑप्शन होगा इसका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे। बताइए 9 का आंसर देने की कोशिश करो, क्या हो सकता है 9 का आंसर? पढ़ो पहले, पढ़ लिया? अब मैं समझाऊं। क्या कहता है कि कांच है हमारे पास में? बिल्कुल है। कोई प्रकाश किरण कांच को वायु से पृथक करने वाली सतह पर 30 डिग्री की कोण पर आपतित होती है। लैंग्वेज कुछ अलग दी है क्या? नहीं, कल वाला क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो तो। ये कहता है कि एक हमारे पास में क्या है? कांच है। तो मैंने कहा कि ये एक सतह है जहां पे हम कांच और किसको अलग कर रहे हैं? हम यहां पे कांच और वायु को अलग कर रहे हैं। पहले क्या है? पहले कांच है, फिर क्या है? फिर वायु है। डेंसर एरिया कौन है यानी सघन एरिया कौन है? वो तो कांच है।
और विरल यानी रेयरर मीडियम कौन है? वो तो वायु है। अब आपसे कहा जाए कि यहां पर क्या नॉर्मल होगा? बिल्कुल होगा। तो ये क्या है? ये इसका नॉर्मल है। अब नॉर्मल क्यों है? क्योंकि यहां से हम कोण भी तो देखेंगे, यहां से क्या होगा? कोण को भी तो देखना होगा। कह रहा है कि कांच से वायु, जब कांच से कोई प्रकाश किरण आती है, वायु में प्रवेश करती है, तो 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो ये क्या है? ये इसने कोण बनाया कितने का? 30 डिग्री का। ये आपतित हो रही है, ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट एंगल है। ठीक है। अब ये कहां जा रहा है? विरल माध्यम में जा रहा है। और अगर ये विरल माध्यम में जा रहा है, ये रेयरर मीडियम में जा रहा है, खुले एरिया में जा रहा है, तो क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या ये झुकेगा? नहीं, ये तो बाहर भागेगा। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे ये क्या होगा? ये अब सीधे ना जाके ये क्या कर जाएगा? ये थोड़ा सा बाहर की तरफ में जाएगा और इस आधार पर इसके बीच में जो कोण होगा, क्या 30 डिग्री होगा? नहीं होगा। कम होगा? नहीं होगा। ये तो ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा होगा। और ज्यादा हो जाने की वजह से हम क्या कहेंगे? यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे अपवर्तित किरण जो है वो इसके तल में भी दिख रहा है, इसी के तल में है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तल में स्थित भी है और 30 डिग्री के ज्यादा भी यहां पे कोण बना रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो जब भी कोई भी सघन से विरल की ओर जाती है कोई प्रकाश किरण, तो वो यहां पर नॉर्मल से दूर हटती है। तो आप भी तो वही भीड़ वाले इलाके से जब खुले में जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और फिर क्या किनारे की तरफ जाओगे? नहीं, बिल्कुल बीच में चलोगे और साइड और बिल्कुल बीच में चलने की कोशिश करोगे कि हाँ निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप विरल से सघन की ओर जाते हैं तो आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तो आप किनारे से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो नॉर्मल की ओर झुकती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा थोड़ा सा एक प्रमोशन है, और प्रमोशन हमारा क्या कहता है कि हम लोगों के द्वारा एक एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई थी, वो लॉन्च किया है बाईएससी ऐप को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे यादविन स्मार्ट क्लासेस की जो एप्लीकेशन थी उसको हम बंद कर दिया है। अब जो है हमारे पास में बाईएससी ऐप है, आपको ये डाउनलोड करनी है। और जो बैच आपको वहां पर मिल रहा था, वो बैच अब आपको इस जगह पर मिलने वाला है। तो साइंस स्पेशल बैच के लिए आपको जगह भी चेंज कर दी है, स्पेशल जगह पर हम लेके जा रहे हैं और ये स्पेशल प्राइस के साथ में आपको लेके जा रहे हैं। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ाने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाली है। तो केवल 99 रुपए में आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने जा रहा हूं। कहां पर? बाईएससी ऐप पर, जो कि आपकी यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन है। तो आप बाईएससी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां पर आप इस साइंस स्पेशल बैच को और अदर बैचेस को भी देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। एक तो सही हुआ आज, मुझे तो लग रहा है एक भी सही होगा। हाँ जी, किसी स्पेशल डे की बात आती है ना, स्पेशल वाली बात आता है, तो वहां पे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या कहता है? कहता है कि देखो आपके पास 2 बिलियन है, 2 बिलियन है। इसने कहा 1 बिलियन, यहां पे क्या है? मैंने कहा कि 1 बिलियन ये गया और 1 बिलियन ये है। ठीक। अब इन दोनों बिलियन की जब ये बात करता है, तो 1 बिलियन को ये क्या कह रहा है? 1 बिलियन जो है ना, वो आपका पीएच मान जो है इसका कितना है? इसका पीएच मान जो है वो 6 है। चलिए मान लिया। अब यहां पे इसका पीएच मान जो है, ये दूसरे वाले का क्या रखा है? ये पीएच मान 9 है, यानी ये ए है और ये बी है, दोनों की बात कर ली। अब बोल रहा है कि इसमें से सही उत्तर जानो। भाई हम लोग जानते हैं क्या? हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर पीएच पैमाना देखा जाए तो ये पीएच पैमाना है, और इस पीएच पैमाने में उदासीन जो होता है वो 7 होता है, और 7 से नीचे की अगर बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि वो एसिडिक नेचर का है, और अगर 7 से ज्यादा की बात की जाएगी तो हम कहेंगे कि वो क्षारीय नेचर का, यानी बेसिक नेचर का है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 7 से नीचे की ओर में क्या है? अम्ल है, और 7 से ऊपर की ओर में क्या है? वो क्षार है। तो यही बात वो पूछ रहा है कि बिलियन ए कैसा है? बिलियन ए जो है वो 6 है, तो इसका मतलब 7 से कम है। तो ये कैसा होगा? ये एसिडिक नेचर का होगा। और बी कैसा होगा? ये पीएच वैल्यू 9 है, जो कि 7 से ज्यादा है, तो ये कैसा होगा? ये अल्कलाइन या फिर बेसिक नेचर का होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका जो सही होने वाला है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। बताओ कितने का ये सही है? अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 10 का आंसर ए है, बिल्कुल त्रिषा शर्मा का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और महाकाल की लाडली सी
9 का सी बताया है तो बहुत अच्छा है, महाकाल के लाड ने ए बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ए आंसर यहां पे हो जाएगा कि ए जो है वो अम्लीय है और बी कैसा है, वो क्षारीय है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्या कहता है कि किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, सबसे पहले उत्तल लेंस कैसा होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि उत्तल लेंस आपको ये दिखेगा, जो बीच में तो मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। जब ऐसी बात कहेंगे तो भाई इसके पास में मुख्य अक्ष होती है, हाँ जी होती है, इसके पास में मुख्य अक्ष भी होती है। और अगर मुख्य अक्ष है तो क्या इसके पास फोकस होते हैं, भाई दोनों तरफ फोकस होते हैं इसके, इस साइड भी होगा और दूसरी साइड में भी होगा। ठीक है, ये भी बात मान ली। अब क्या होगा, अब क्या कहता है, एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी है, तो ये फोकस दूरी ना आपकी कितनी है, 16 सेंटीमीटर की है, 16 सेंटीमीटर की। और क्या कह रहा है, जो वस्तु रखी है ना वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो मैं कह सकता हूं कि वस्तु जो है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, अब बोल रहा है इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 16 सेंटीमीटर की, कितनी 16 सेंटीमीटर की। क्या मैं प्लस लूं या माइनस, क्या प्लस लूं या माइनस, राइट साइड है या लेफ्ट साइड, ये तो राइट साइड है, अगर राइट साइड है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस नहीं होगा। F के बाद में हमें यहां पे U दे रखा है जो कि वस्तु की दूरी होती है, जो कि 8 सेंटीमीटर होती है, दी रखी है। प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा या माइनस, अब बताओ ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ये तो लेफ्ट साइड है, माइनस रखेंगे तो लेफ्ट साइड में माइनस है। ठीक है, मुझे क्या पता करना है, यहां पे मुझे प्रतिबिंब के बारे में पता करना है जिसे मैं B से रिप्रेजेंट करता हूं। अब बताओ क्या करें, अब यहां पे हम करेंगे फॉर्मूले का यूज और लेंस फॉर्मूला लगेगा, और लेंस फॉर्मूले और मिरर फॉर्मूले में जो अंतर होता है वो प्लस और माइनस का होता है। यहां पे हम प्लस का यूज करते हैं, यानी मिरर फॉर्मूले प्लस का यूज करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे, बस इतना सा फर्क होता है। अब इसको सॉल्व करना है। एफ की वैल्यू है, हाँ जी है, कितनी है 16, बी की वैल्यू पता करनी है, यू की वैल्यू माइनस और माइनस का 8 सेंटीमीटर, कितना माइनस का 8 सेंटीमीटर। अब आप क्या कहेंगे, यहां पे मैं 1 बी की वैल्यू, इससे पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, 1/16 ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा 1/8। अब इसके बाद 1/b की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे 1/8 को उधर लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल लेके जाना पड़ेगा। प्लस हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हो गया। क्या करूं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 16 आएगा, 16 आ गया तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। अब बताओ क्या करें, अब यहां पे आया कितना, ये माइनस का 1/16 आया। अब आप कहोगे माइनस के 1/16 तो कहीं दिया ही नहीं है, भाई ये वैल्यू जो आई है ये 1/b की वैल्यू है, b की नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 16 हो जाएगी। तो हम यहां पे क्या बताएंगे, यहां पे कह देंगे कि b की वैल्यू माइनस का 16 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और त्रिषा शर्मा का भी आंसर बी आ चुका है, रामकृष्ण का भी आंसर बी आ चुका है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। अगर आप सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। आप यहाँ पे बात यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं ना तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर अब इंप्रूवमेंट होने लगा है, आप इन चीजों को सीखने लगे हैं, चाहे वो प्रकाश के, चाहे वो ऑप्टिक्स के चैप्टर के आ जाएं, चाहे वो कोई से चैप्टर के आ जाएं, चाहे वो मैग्नेटिज्म का आंसर आ जाए, हर किसी का अब आपके पास में आंसर होगा अगर आप इसी तरह से रोजाना क्लासेस लेते रहेंगे। महाकाल की लाडली का भी आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड भाई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 को समझो, पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना होता है। कह रहा है कि एक क्षण चुंबक, कैसी होती है क्षण चुंबक, तो आपने चुंबक को देखा होगा, ये चुंबक है, ये मैंने बना दी चुंबक, और ये चुंबक का एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, चलिए फिर कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो इसके पूरे चारों ओर उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा। पहला कह रहा है कि क्षण चुंबक के अंदर कोई क्षेत्र नहीं होता है। नीतीश यादव कह रहे हैं सर मैं अब डेली क्लास करूंगा, बिल्कुल भाई लेनी पड़ेगी। अगर क्लासेस आप इस तरीके से लेते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने आज क्लास ली है तो अगर पिछली क्लास भी अगर आप ले लें तो आप खुद देखेंगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है, और ये सीखोगे अगर रोज क्लास लोगे तो।
ठीक है, यहां पे मैंने बोला छड़ चुंबक के अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। तो क्या यहां पर आपने ये चीज देखी होगी, नोटिस की होगी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं यहां से निकल रही हैं तो इस तरीके से निकलती हैं और ये कहां जाती हैं, साउथ की ओर जाती हैं। क्या यहीं तक जाती हैं? नहीं भाई, यहां पर इसलिए नहीं जाती क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व होती हैं, और अगर ये क्लोज्ड कर्व हैं तो इसका मतलब क्या है, ये अंदर से भी जाने वाली हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये अंदर की ओर से भी जाने वाली हैं। तो अब कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड कर्व हैं, और क्लोज्ड कर्व का मतलब हो गया कि ये जा तो नॉर्थ से रही है लेकिन अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाएगी और ये पूरी तरीके से कर्व बना देगी, हम जिसे रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो हमारा अगर ये अंदर से जा रही तो इसके अंदर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है? बिल्कुल है, क्योंकि ये तो कह रहा है नहीं है, हमने तो देख लिया है, तो ए यहां पे हो जाएगा गलत। हो गया। अब बी की बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की जो दिशा होती है ना, इसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो छड़ चुंबक के अंदर, ये तो मैं रह गया, छड़ चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। क्या ऐसा है भाई? छड़ चुंबक की अगर मैं बाहर वाले पार्ट की तरफ देखूंगा तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं, हाँ जी जा रही हैं, लेकिन अंदर वाले पार्ट की तरफ अगर मैं देख लूं तो ये तो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही हैं, और ये कह रहा है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगी। बिल्कुल नहीं जाएंगी भाई, बी भी यहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदर की ओर तो ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ये बाहर की ओर जाती हैं नॉर्थ की साउथ, और ये तो अंदर की तरफ बात कर रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसका लिए आपका आंसर कौन सा सही होगा, इसकी वजह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ना तो आपका ए सही है ना ही बी सही है, इसी वजह से त्रिषा शर्मा का भी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा 12 का बी। और किसी का आंसर क्यों नहीं आया भाई? छड़ चुंबक को अगर आपने देखा होगा तो छड़ चुंबक आपके यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती है। आप यहां पे इस तरीके से भी देखेंगे तो आप इस तरीके से भी आप इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देख रहे होंगे, यूं भी जाती हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 इसको पढ़ने की कोशिश करो और बताने की कोशिश करो क्या आंसर हो सकता है। बोलो। रामकृष्ण का भी आंसर आ चुका है, बी बिल्कुल सही है। यहां पे जब मैं यहां बात करूंगा कि मुख्य अक्ष के निकट समानांतर किरणों का एक पुंज एक उत्तल लेंस पर आपतित होता है, यहां पर बात कर रहा है उत्तल लेंस की। कैसा होता है उत्तल लेंस? ये उत्तल लेंस जो होता है ना वो इस टाइप से होता है, ये बाहर की तरफ में यानी ऊपर की तरफ में आप देखेंगे तो ये कैसा होता है, ये पतला होता है, लेकिन बीच में ये मोटा होता है। इसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इसके पास में क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है, ये गई मुख्य अक्ष। अब क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के निकट समानांतर किरणों का एक पुंज आया। क्या आया? समानांतर किरणों का एक पुंज है। और पुंज कैसा? ये लो, एक किरण ये जा रही है, एक किरण ये जा रही है, एक किरण नीचे से ये गई, एक किरण ये गई, ये आ गया समानांतर किरणों का एक पुंज आ गया। तो एक कंडीशन कहती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो आपका अवतल लेंस हो, तो यहां पे क्या होगा, उत्तल लेंस और या हो अवतल लेंस हो तो या तो जहां पर फोकस की ओर जाएगी या फोकस की ओर जाते हुए प्रतीत होगी। तो ये क्या होता है, ये आपका कैसा है, ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा? तो ये क्या कर देगा, उसे कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। इसलिए क्या कहेंगे इसे, तो यहां पर जो किरणें हैं ना वो अब कहां जाने वाली हैं, यही किरणें यहां पर ये फोकस से होकर गुजरने वाली हैं। कैसे? ये फोकस से होकर गुजरने वाली हैं। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, ये इस तरीके से फोकस से होते हुए गुजरती हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि ये कहां से निकल रही हैं, ये फोकस से होकर गुजरती हैं। तो 2F पर आएंगी कि F पर आएंगी, तो आप बताओ कहां पर बताऊं, F पर आएंगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी में कंफ्यूजन है। सी कहता है 2F। 2F यार ये याद रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आपको 2F वाली बात करते हैं तो यहां याद रखना ये होता है F1 दोनों साइड में। ठीक है, ये F1 होगा, ये F2 होगा, ये जो होगा ये 2F1 होता है क्योंकि ये दुगना हो जाता है, और ये 2F2 होगा। ठीक है, ये इस तरह से होता है F1 F2
F1 का दुगना 2F1 और F2 का दुगना इधर 2F2। तो इस तरह से ये बना होता है। तो लेकिन यहाँ पे F1 और F2 की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे केवल पूछ रहा है कि ये कहाँ जाएंगी, ये फोकस से होकर गुजरेंगी। अगर यहाँ पे फोकस ये वाला है तो इस वाले की बात करेंगे, और सारी जितनी भी होंगी वो F से ही निकलने वाली हैं। ये वाला पार्ट जो होगा वो वैसे F2 कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14 पढ़ो, समझो और आंसर देने की कोशिश करो। मैंने बोला था कि हर बार कॉपी पेन लेके जरूर बैठना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। प्रकाश संश्लेषण की बात करता है, बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस वाली प्रक्रिया जब करी जाती है तो वहाँ पर जब सन की रेज पड़ती हैं, कहाँ पर, पत्ती पर जब पड़ती हैं तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे वेस्टेज के रूप में, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, वेस्टेज के रूप में यहाँ पे ऑक्सीजन हमें मिलता है, ये आपको पता है। और खाना बन जाता है, क्या खाना बना लेती हैं कौन, पत्तियां। पत्तियां क्या बनाएंगी, पत्तियां यहां पे खाना बना लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या बना रही हैं, खाना बना रही हैं। लो किचन किंग मसाला, इन्होंने बना दिया खाना। अब क्या होगा, बोल रहा है कि पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में, तो ये क्या है, ये क्या है, आपका एक पौधा है जिसके पास में जड़ भी है, जिसके पास तना भी है, जिसके पास में ये पेड़ भी है। ठीक है, ये पेड़ है, छोटा ऊपर जाके पतला सा हो गया, छोटा सा हो गया, लेकिन है पेड़। अब मैंने कहा ये पत्ती यहाँ पे इसकी अलग से भी मैंने बना दी कि ये पत्ती भी है। अब इस पत्ती ने खाना बना लिया, खाना बनाने के बाद में अब इसको पहुंचाना है, तो वेटर कौन है इसका, इसका वेटर है फ्लोएम। कौन है, फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से खाना पहुंचाया जाता है पेड़ के आद्य भागों पर, चाहे वो शाखा हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो जड़ हो। लेकिन अगर पानी पहुंचाया जाएगा तो पानी जाइलम के माध्यम से पहुंचाया जाएगा और जड़ के माध्यम से, यानी जाइलम के माध्यम से जड़ से जाएगा पत्तियों तक। लेकिन पत्तियों से जो खाना बना है वो पूरे भाग में फ्लोएम के माध्यम से जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से जानते हैं, जो दो टाइप के होते हैं, क्या, फ्लोएम और जाइलम। हाँ जी, नाइस है, ट्री जैसा भी है, नाइस ही है। ये आजकल का ट्री है, जैसे काट दिया जाता है, भाई होने नहीं देते तब तक काट देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। बोल रहा है विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करना है। हमने यहां पे करंट भेजा, अब करंट बढ़ नहीं पा रहा, उसे कोई ऐसा है जो रोक दे रहा है। मतलब करंट तो मैंने बहुत सारा भेज दिया, लेकिन बीच में कोई ऐसा आ गया जो उसे जाने नहीं दे रहा, धीरे 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 करके उसको धीरे धीरे करके वो जा रहा है। हमने बहुत सारा भेजा, जा कितना रहा है, कम। तो वो कहेंगे कि ऐसी स्थिति में उस चालक की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी। तो मैंने कहा ये आपका क्या है, ये जो बना दिया मैंने पहाड़ों जैसा, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई व्यक्ति यहां पर तो चल सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन ये कांटों वाले इलाके पे अगर जाएगा तो क्या होगा, दौड़ेगा नहीं, दौड़ पाएगा, चल पाएगा नहीं, चल पाएगा। तो यहां पे क्या होगा, ये जो व्यक्ति है इसको अगर मैं करंट मान लूं, जो कि दौड़ रहा था, जैसे ही इस वाले एरिया में पहुंचता है तो क्या होता है, अब ये धीरे धीरे चलेगा क्योंकि इसके पैर पर कांटे चुभ रहे हैं। फिर क्या होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, प्रतिरोध कहते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर ऐप पर कब क्लास लीजिएगा, तो बेटा 1-2 दिन में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। आप ऐसे समझ लीजिए कि मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उस पर जो बच्चे हैं वो शिफ्ट जैसे ही होते हैं, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले ही आपको लगता है कि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन को चेंज जरूर किया है, लेकिन उस पर क्लासेस जरूर देंगे। अगर ऐसा है यहाँ पे आपको लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे आकर यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, लसीका की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा फ्लूइड पार्ट जो होता है हमारे ब्लड का, यानी अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड यहाँ पे हमारी बॉडी में 2 टाइप से होता है। एक जिसे हम ब्लड के नाम से जानते हैं, एक हमें जिसे लिम्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला क्या जा रहा है कि आंतों में पचित और अवशोषित किसी चीज का परिवहन करेंगे। तो आपको मालूम है कि हमने खाना खा लिया, भाई खा लिया, खाते हैं, सब खाते हैं। अब खाना खाने के बाद में वो खाना कहाँ जाएगा, इस फूड पाइप से होते हुए पहले आमाशय में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आमाशय में पहुंचने के बाद में वो छोटी आंत में जाएगा।
अब आंत में खाना पच गया, अब पच गया तो क्या करेंगे, अब पचे हुए से हमने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी निकाल लिए, एंजाइम्स निकाल लिए, तो यहाँ पे सारी चीजें निकाल ली, खाना पच चुका है, उसको क्या करेंगे, पूरे बॉडी में पहुंचाना है ना। जो खाना पच चुका है उसमें से हमने प्रोटीन, फैट और इस कार्बोहाइड्रेट जो निकाला है, ये क्या करेगा, ये पूरी बॉडी में जाना चाहिए, तो क्या करेगा, यहां पे आता है काम किसका, लिम्फ का। ये लिम्फ जो है यहां पर अवशोषित किया हुआ बसा यानी फैट क्या करेगा, उस फैट को आपकी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा देगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी। बाकी एंजाइम्स की बात करूंगा तो एंजाइम जो है वो पाचन में मदद करता है भैया। एंजाइम क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं। पाचन में एंजाइम क्या होते हैं, दिमाग में आ रहा है एंजाइम क्या होते हैं भाई, हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, लार निकलती है ना, ये लार क्या है, एक एंजाइम है। लार के अंदर क्या मिलते हैं, एंजाइम मिलते हैं। ये क्या करेगी, पाचन में हेल्प करेगी, खाने में क्या मिला देगी, लार को मिला देंगे हम, और मिलाने के बाद में जो बोलस बन जाएगा वो बोलस हमारे पेट में जाएगा। अब पेट में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ग्लैंड से क्या निकला, HCl निकला और कई सारे एंजाइम निकले, पेप्सिन निकला, रेनिन निकला, जो क्या कर रहा है, प्रोटीन का पाचन कर दे रहा है। फिर उसके बाद में खाना पहुंचा छोटी आंत में, तो लीवर आ गया काम करने। लीवर कहता है बाइल जूस ले लो में से, तो बाइल जूस पहुंच गया, ठीक है। इधर पेनक्रियास कहता है मेरे पास पेनक्रियाटिक जूस है, तो भाई तुम ये भी ले लो। ये क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं पचाने में, तो ये सब एंजाइम हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये तो खुद पचता है भैया, ये क्या करेगा, ये तो पचता है। प्रोटीन भी, ये भी पचता है, तो सभी पच रहे हैं ना हमें, लेकिन अवशोषित करने के बाद परिवहन करना है तो वो लिम्फ लेके जाता है। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर पा रहा है, लसीका करता है। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन से जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। जैव निम्नीकरण क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग थैली का विरोध करते हैं, जो आती ना वन टाइम यूज करने वाली, तो यहां पे क्या होता है कि हम उन थैली को फेंक देते हैं मिट्टी में। अब उसको फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया, कूड़ा जाके कहीं पे फेंका जाएगा, क्या वो वहां पर घुल जाएगा, अपघटित हो जाएगी। थैली जो होती हैं, पन्नी जो होती हैं, प्लास्टिक वाली जो होती हैं, क्या वो अपघटित हो जाती हैं, नहीं होती हैं, कई सालों तक अपघटित नहीं होती, कई सालों का, कई मुझे कहता हूं 10 सालों तक वो अपघटित नहीं होगी। तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, हम लोग किसी भी चीज का, उसके लिए ऑप्शंस लेके आते हैं। ऑप्शंस की जगह पे मैं कह सकता हूं कि ऐसी चीज जो क्या हो जाए, जिसका निम्नीकरण हो जाए, जो मिट्टी में तुरंत मिल जाए। जैसे कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में कौन मिल सकता है भैया, कागज मिल सकता है और कपास मिल जाएगा। और ये कागज कपास क्या है, इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो डिग्रेड हो जाएं, जो निम्नीकरण हो जाए जिनका, उसे हम कहेंगे कागज और कपास। कागज को आप मिट्टी में डाल दो, कागज को आप मिट्टी में डाल दो तो क्या होगा, धीरे 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 करके वो अपघटित हो जाएगा। लेकिन क्या प्लास्टिक हो जाएगी, नहीं होगी। क्या कोई केमिकल हो जाएगा, नहीं होगा। कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है, नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। और यहाँ पे आंसर दिया है त्रिशा शर्मा ने डी, और महाकाल की लाडली बता रही है ए। ए गलत है, डी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण भी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है डी। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये कहता है 18वां, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो हर क्वेश्चन को समझना है, ये कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि भाई मैं ये कह रहा हूं, अब तुम समझो या ना समझो, ठीक है। अगर समझ गए तो वो आपको आगे लेके जाएगा, नहीं समझ पाए तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। और यही होता है इंसानों के साथ में, अगर आप समझ गए तो आपको साथ लेके जाएगा, नहीं समझ पाए तो चल ठीक है तू नहीं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। चलो इस पे आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कहता है क्या कि जब चूना पत्थर का एक टुकड़ा HCl के साथ अभिक्रिया करता है। चूना पत्थर क्या होता है भैया, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है चूना पत्थर, तो मैं यहां लिख देता हूं, और चूना पत्थर की बात कर रहा हूं। चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और जब मैं CaCO3 की अभिक्रिया किससे करा दूं, CaCO3 की अभिक्रिया अगर मैं HCl से करा दूं, जो कि ये क्वेश्चन बोल रहा है मुझसे, तो क्या करेंगे, तो एक गैस उत्पन्न होगी। क्या होगा, एक गैस उत्पन्न होगी। तो बना क्या रहा है, ये CaCl2 बना देगा।
ये क्या बना देगा, CaCl2 बना देगा। और जो गैस उत्पन्न होने की बात कर रहा है ना, तो बचा क्या हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड बचा, तो CO2 बना दिया। और CO2 बनाने के अलावा ये क्या करेगा, यहां से पानी भी बाहर आता है। तो ये बन के तैयार हो गया आपका पहला चरण, जो कि ये कह रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो गैस उत्पन्न होती है ना, जब इस गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है, अगर इस गैस को चूने के पानी के साथ में अगर मैं गुजार दूं, तो दिमाग लगाओ, क्या चूने के पानी के कोई फॉर्मूला होता है भाई, चूने का पानी? तो दूसरा स्टेप क्या कहता है, चूने का पानी लेके आओ। सबसे पहले क्या होता है चूने का पानी? चूने का पानी होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं चूने का पानी। और जो यहां पे गैस निकली है ना, उसके साथ में इसकी अभिक्रिया करा दो। करा दी मैंने, क्या कुछ मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सफेद अवक्षेप मिलेगा, जो क्या होता है, जहां पर सफेद अवक्षेप, जो कि हमने यहां पे चूना पत्थर की बात की थी, हमें फिर दोबारा वही मिल जाएगा और इसके साथ में पानी रिलीज हो जाएगा, पानी बाहर आएगा। तो CaCO3 यहां पे मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप को पढ़ लिया। फिर कहता है कि सफेद अवक्षेप बाई बना, तो ये बाई हमारा CaCO3 बन गया। फिर कहला है लास्ट में, गैस X की अधिक मात्रा में गुजारे जाने पर सफेद अवक्षेप खुल जाता है। अगर मैं सफेद अवक्षेप के साथ में अधिक मात्रा में जो गैस मुझे मिली थी पहले चरण में, उसकी अभिक्रिया अधिक मात्रा में करा दूं ना, तो ये खुल जाता है, अपघटित हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। तो क्या करते हैं भाई, तीसरे स्टेप की बात करते हैं। हमें क्या करना है, यहां पे गैस X की अधिक मात्रा में गुजारे जाने पर जो सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप क्या है मेरे पास में, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिल गया। इसकी अभिक्रिया किससे कराऊं, X से। X कौन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है, अब मेरे पास में इसको घुलन करना है, यानी घुलनशील की बात कर रहा है, तो पानी भी तो मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल वही, पानी भी मिला दिया मैंने। अब क्या करूं, कुछ मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, घुलनशील पदार्थ मिलेगा। और वो घुलनशील पदार्थ क्या होगा, कैल्शियम होगा। इसके अलावा क्या होगा, HCO3 का होल ट्वाइस कहलाएगा। ये मैटर हमारा बन के तैयार हो गया, जो ये पूछ रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अब बताओ क्या क्या मिला है मुझे। हमसे पूछा XYZ, क्या क्या है हमारे पास में XYZ। तो X में सबसे पहले कौन मिला है, X में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, बिल्कुल मिल गया। बाई की बात करेंगे तो क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी बाई है हमारा CaCO3। जहां पर Z की बात करेंगे तो Z हमें क्या मिला, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलता है। तो Z हमारा ये हो गया। ये ऑप्शन आपको कहीं मिल जाए तो लगा दो, CO2, CaCO3 और CaSCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया, आया कि नहीं आया? यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जो स्टेप दिए थे मैंने बस स्टेप को फॉलो किया है। जब चूना पत्थर का टुकड़ा लिया, HCl के साथ अपक्रिया कराई, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, जो कि इसने X के बारे में पूछा था। फिर इसके बाद क्या कहता है कि जब इस गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है, तो चूने का पानी लिया, गैस जो मिली X कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ में हमने क्या किया, गुजार दिया, सफेद अवक्षेप मिल गया। सफेद अवक्षेप क्या था हमारे पास में, वही कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया। ठीक है, अब इस गैस की अधिक मात्रा में गुजारने पर अब सफेद अवक्षेप जो मिला वो घुल जाता है। तो सफेद अवक्षेप ये और गैस ये, इसकी अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ, हमें यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल गया। फिर इसके साथ में हमारे पास में ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, बिल्कुल रामकृष्ण शर्मा, सॉरी कुशवाहा और त्रिषा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया है, बहुत सही आंसर दिया है। अगर आपने इसको करने की कोशिश की है तो बहुत बढ़िया किया है। चाहे भले ही आंसर क्यों ना आया हो, आंसर नहीं आया है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश की, पेन चलाया, चीजों को जानने की आपकी क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बहुत अच्छा किया है। वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब लोग करके चले जाते हैं, हम लोग ABCD बोल ही देंगे। बेस्ट होगा जब हम उस चीज को करना चाहें, जब मन में आएगा ना कि मुझे करना है, तो हमारा पेन अपने आप आएगा, भाई मुझे सॉल्व कर। और नहीं करना है ना, तो पेन कहीं पता नहीं वो मिलेगा भी नहीं, बैग सामने रखा तब भी ना दिखेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अब इच्छा होगी कि क्या इसके अलावा भी और क्लासेस हैं? हाँ जी, इससे पहले भी मैं कई सारी क्लासेस करा चुका हूँ। ये पहला सेट नहीं है, ये लगभग आपका 40+ सेट है, तो 40 से ऊपर हम सेट करा चुके हैं। और इन सेट को अगर आपको देखना है तो चैनल है आपका,
चैनल का में प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोल लो। प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलने के बाद आपको 2025 की साइंस पीवाईक्यूज आपको दिख जाएंगे, जहां पे मैं आपको सारे साइंस के पीवाईक्यू कराता जा रहा हूं और यहां पे रोजाना क्लासेस आपकी लेता जा रहा हूं, जो कि शाम को 6 बजे होती है। फिर दिमाग आएगा कि जो पढ़ाया है कम से कम उसकी पीडीएफ तो भेज दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, काम आपको ही करने हैं, मैं तो भेजूंगा ही। पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल का नाम है यादवेंद स्मार्ट क्लासेस। और इस यादवेंद स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे आप जाएंगे तो ज्वाइन भी कर लेना। ज्वाइन करने के बाद में आपको सारे फाइल यहाँ पे मिल जाएंगे, लिंक भी मिलेगा। लिंक जो मिलने वाला है वो मेरी क्लास का मिलेगा, और उसी क्लास का यहाँ पे क्या है, उसी क्लास का यहाँ पे फाइल भी साथ में होगा, यानी पीडीएफ भी साथ में होगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, जो कि बाईएससी ऐप के नाम से हमने आपकी बनवाई है, तो इस बाईएससी ऐप को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। और जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे जो बैचेस आपको लेने हैं वो आपको बैच यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, इस साइंस को खरीदने के लिए आपको क्या करना है, बाईएससी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि बैच है केवल 99 रुपए में, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये सारी चीजें हैं, आप इन चीजों को समझ लेना कि डेली क्लास होगी, पीडीएफ देंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट है, कंप्लीट थ्योरी है, अपडेटेड कंटेंट होगा, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सारी चीजें आप सभी जानते हैं। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा आता है थैंक यू। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने लाइक कर दिया है तो शेयर कर देना, और अगर आपने शेयर कर दिया है तो कम से कम उन लोगों को बता देना जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, और जो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और खुद से उनको सॉल्व करना चाहते हैं, अपने आप में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, लीची खा लो भाई। हाँ जी बिल्कुल, लीची बांटो। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात चल रही है, वो लीची बांटे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, लाइक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में भाई भेजो 10 12 15 20 25 लोगों को, उनको समझाओ कि भाई पढ़ लो, और कैसे पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आज यहाँ से, आज ही घर से, यहाँ सभी लोग घर से होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे, अगले दिन शाम को 6 बजे। और ये क्लास आपकी रोजाना होती है। शाम को 6 बजे मैं आपको ग्रुप डी के पीवाईक्यूज कराता हूँ, जो आपके 2025 में आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 2022 के एग्जाम जो हो चुके हैं उन सबको मैं शिफ्ट वाइज यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, और जितने भी सॉल्व हो चुके हैं, अगर आपने वो टेस्ट कर लिए हैं तो आप में इंप्रूवमेंट अपने आप लगेगा। आप खुद कहेंगे कि मेरे को ये चीज़ें आने लग जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।